नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट है ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी श्री अंकित जी यादव। अंकित जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। आप एक योद्धा की तरह काम करते जा रहे हैं। पिछले 7 बरस से हम देख रहे हैं कि लगातार आप ज़मीनी स्तर पर विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को गति देने का काम करते हैं, लगातार सक्रियता दर्ज कराते, भले आयोजन राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हो या फिर धार्मिक क्षेत्र क्यों ना हो और क्यों ना फिर वो खेलों से जुड़े आयोजन हो। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में आपकी सक्रियता के बारे में? नमस्ते जी। सर्वप्रथम तो मैं हमारे बड़े भाई श्री बालकृष्ण मुले जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जी। और आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत करी है जिससे कई ऊर्जावान लोगों को मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करा है आपने द प्राइम टॉक के नाम से। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी कार्य हम करते हैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, खेल और खेल के क्षेत्रों में और अनेकों क्षेत्रों में, बिल्कुल ये हम कोई लालच से या कोई अपने उससे नहीं करते हैं जी। ये हमारे खून में, हमें एक राजनीतिक पृष्ठभूमि मिली है। हम बचपन से जो चीज़ देखते आए हैं वही हम आगे करते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे को जो बचपन में संस्कार दिए जाते हैं, जैसा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वैसे ही बच्चा बड़ा होके अपना व्यक्तित्व लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही कहा। तो उसी प्रकार हम शुरू से धार्मिक और सामाजिक और जनता की सेवा के प्रति एक हमारा झुकाव रहा। हमने हमारे पिताजी को, हमारे पूरे परिवार को शुरू से देखा, हमारी दादी को देखा, हमारे दादा को देखा कि वो किस प्रकार धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते थे। तो इस वजह से हमारा एक रुझान शुरू से इन सभी कार्यों में रहा। इसके साथ साथ हमारी पढ़ाई और एजुकेशन भी चलती रही, लेकिन उन सबसे ज़्यादा हमारा झुकाव, लगाव धार्मिक, राजनीतिक और खेलों के प्रति रहा। वो रहता है ना, कहते हैं कि व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन उसका एक मन में एक बचपना रहता है, एक बच्चा रहता है, तो खेल जो रहता है वो हमेशा उसे जीवित रखता है, उसे एक ऊर्जा देता है। तो इसीलिए हमारा झुकाव शुरू से खेल के प्रति भी रहा। बिल्कुल। अंकित जी, आपसे बातें तो हमें बहुत सारी करना है, लेकिन हम क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के बतौर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए हम बचपन की बातें करेंगे, आपकी स्कूलिंग की भी बातें करेंगे, कॉलेज टाइम की भी बातें करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को लोग जाने, पहचाने, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। किस तरह का आपका स्कूलिंग रहा, माता पिता की सीख, दादा दादी की सीख, संस्कार, ये क्या आपको मिले कि आप इतने स्थिर भाव में इतनी कम आयु में, क्योंकि इस 25 साल की उम्र में तो व्यक्ति काफ़ी नटखट होता है, कई बार चुलबुलाहट होती है, उनके बारे में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन आपने अपने आप को जिस तरह अपने पिता मुन्नालाल जी यादव के जो मार्ग है, यूँ कहे कि मेहनत का मार्ग है, उस मार्ग को आपने इतनी कम आयु में चुन लिया। कठिन परिश्रम कर रहे, चुनौतियों पर निकल रहे, दिन में निकल रहे, देर रात आ रहे, लोगों की समस्याएं सुन रहे, जो भी इलाके में आपके वार्डों में अलग अलग स्थानों पर जो विकास के काम किए जा रहे, लगातार आप उनके इर्द गिर्द बने रहते और देखते कि काम कितना जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाए और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ पहुँच जाए। मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि अपन सभी ग्रंथों में लिखा है कि सर्वप्रथम गुरु किसी भी व्यक्ति का कोई होता है तो उसके माता पिता होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी प्रकार एक हमारा संपूर्ण परिवार, एक हमारी जॉइंट फैमिली है जिसमें हमारे चाचा चाची हैं, हमारे 2 बड़े भाई, छोटा भाई है, हमारे दादा दादी थे, अब स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर चुके हैं, हमारे माता पिता हैं। इन लोगों से हमें शुरू से संस्कार मिले, हम लोगों को सीखने को मिला, जानने को मिला। जो हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो हमने हमारे घर से ही पढ़ाई शुरू करी। पहले तो हमने बहुत मस्ती, चुलबुलाहट बचपन में सभी की रहती है। बिल्कुल सही। उसके बाद घर वालों ने हमें स्कूल में एडमिशन, दाखिला दिलाया, जहाँ से हमारी पढ़ाई एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही कहा। कई हम स्कूल में भी गए। मैं पहले संघ के स्कूल में जाया करता था, केशव विद्यापीठ। वहाँ से फिर मेरे घर वालों ने मुझे सेंट जोसेफ, बाद में सिक्का स्कूल में एडमिशन कराया और मेरी हायर एजुकेशन जो हुई वो सिक्का स्कूल से हुई। मैंने 10वीं और 12वीं डिस्टिंक्शन से उत्तीर्ण करी। गुड, बहुत शानदार। और उसके बाद मैं उसी दौरान मेरी दोस्ती नए लोगों से, दोस्तों से हुई, कई अलग अलग प्रकार के लोगों से मेरा परिचय हुआ, कई लोगों से अनुभव मिला, मुझे ज्ञान मिला। और उसी दौरान मेरे एक टीचर हुआ करते थे
उनकी एक बात मुझे बहुत अद्भुत लगी, जिससे मेरी ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट का है। टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, जिससे परिवर्तित होगी, राह परिवर्तित होगी। जी। उनका शुरू से कहना रहता था जी। कि आप जिंदगी भर अगर अपनी गलतियों से सीखोगे जी। तो आपको जिंदगी छोटी पड़ जाएगी अपनी गलतियां सुधारते सुधारते। बिल्कुल सही कहा। सदैव जिंदगी में सीखो तो दूसरों की गलतियों से सीखा करो कि उस व्यक्ति ने क्या गलती करी है कि जो अपन ना करें, और उसके आगे निकल कर कैसे अपन पहुंच जाए। बहुत बड़ी बात बताई। और उसी प्रकार हमारे पिताजी शुरू से हमें सिखाया करते थे कि जैसे उन्होंने राजनीति करी है, जी। जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक सेवा करी, उन्होंने कभी भी किसी की लाइन छोटी करने में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने शुरू से सकारात्मक राजनीति करी। बिल्कुल सही कहा। कभी नकारात्मकता का भाव मन में लाए नहीं। बिल्कुल सही कहा। बड़ी विकट परिस्थितियों में भी राजनीति का दौर आया, राजनीति करी, विपक्ष में रह के राजनीति करी। उस समय के दौर में राजनीति करी, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के माननीय श्री राष्ट्रीय महासचिव, हम सभी के आदरणीय नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी के साथ में गिने चुने लोग राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया करते थे। उस समय उन्होंने राजनीति करी, लेकिन कभी नकारात्मकता का भाव लेकर नहीं आए, सदैव सकारात्मक रहे। तो वही सकारात्मकता उन्होंने हमें प्रदान करी, मुझे, मेरे भाइयों को, हमारे चाचा को, सभी को। उन्होंने एक परिवार को एक सूत्र में बांधते हुए जी। सामाजिक कार्य भी करे, राजनीतिक कार्य भी करे, और सबसे बड़ी बात परिवार को लेकर चलते हुए उन्होंने जनता की सेवा जो करी निरंतर, ना समय देखा ना कुछ। बिल्कुल सही कहा। और जन सेवा में लगे रहे। तो वो सकारात्मकता जो हमने उनमें देखी, और उसके बाद में भी मन में कभी दुख का भाव नहीं आना, एक बहुत बड़ी दुख नहीं आना, बहुत बड़ी बात रहती थी। तो वो उससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुखमय आनंद होता था। और हम हमेशा सोचते थे कि एक दिन हम हमारे पिताजी के साथ बैठ के कार्य करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे जितने सीखने को मिलेगा उतना सीखेंगे, और जो हमारे पिताजी के सपने हैं जो उन सभी को हम पूर्ण करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और आपने जिस तरह से पिता को जीने की कोशिश की, और आप सौभाग्यशाली है कि श्री मुन्नालाल जी यादव आज आपको आगे करते हैं कई बार कि अंकित आप इस काम को देखिए, और आप उसको पूर्णतः पूरा समय देकर उसको पूर्ण करने का और एक सार्थकता प्रदान करते। कितनी खुशी होती, पिताजी आदेश देते, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी उंगली पकड़कर आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कई बार, क्योंकि अब आप 2-2, 3-3 वार्डों में जिस तरह से अपनी सक्रियता दर्ज करा रहे, आपसे काफ़ी उम्मीद है। भैया, पिताजी तो हमेशा आदेश करते रहेंगे, उनका अधिकार है हमें आदेश करने का। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस लायक बनने की कोशिश करते रहते हैं जिंदगी भर, और करते रहेंगे कि हमारे पिताजी कोई भी आदेश करे तो उसे हम पूर्ण करने का सामर्थ्य पा सकें। और ये उन्हीं के आशीर्वाद से हमें सामर्थ्य मिलता भी है, उन्हीं को देख के सीखने को मिलता है। परंतु उनकी राजनीतिक शैली बहुत अलग रही। उन्होंने कभी भी हमें राजनीतिक तौर पे आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल। हमेशा उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि मैं आपके लिए खड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन आपके लिए किसी को जाके ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा पुत्र है, इसे आप राजनीति में आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही। उनका शुरू से ये कहना है कि आप अपने दम पर, अपने सामर्थ्य पे लोगों के बीच में जाएं, किसी को ये ना बताएं कि आप मेरे पुत्र हैं। आप लोगों का काम करें, लोगों को मुझे ये बताना चाहिए कि हाँ भैया आपका पुत्र आया था और आप वो हमारा कार्य करते गए। बिल्कुल सही कहा। उनका तो मूल मंत्र यूँ भी देखा जाता है, उनका व्यक्तित्व, उन्होंने कभी अपने मुँह से किसी बात को बयां तो किया नहीं, लेकिन जिस तरह का कड़ा परिश्रम करते, एक कड़ी मेहनत करते, इसीलिए शायद हनुमान जी का उन्हें स्पेशल आशीर्वाद है। वो एक पहलवान के बतौर बिल्कुल हमेशा डटे रहते हैं मैदान में, और अपने आप को जो हमेशा साबित करते हैं किसी भी काम को लेकर देखा जाए तो। बड़े प्रोजेक्ट्स करते हुए उनको देखा जाता है कई बार। उनके जितने भी वार्ड में वो पार्षद रहे हैं, और आज भी जिस वार्ड में पार्षद है, वहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि आसपास के कई वार्ड के जो व्यक्ति है, रहवासी है, वो यही चाहते हैं कि एक बार बस मुन्नालाल यादव जी आ जाए तो हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। आपके कॉलेज लाइफ की बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप भले कम उम्र में भी काफ़ी सीनियर की तरह बातें कर रहे हैं, आपसे बातें करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, लेकिन आपकी उम्र तो अभी कॉलेज लाइफ की है। किस तरह का कॉलेज लाइफ रहा, किस तरह का एजुकेशन रहा, कौन कौन आपके दोस्त थे कॉलेज में? हमारी जब स्कूलिंग ख़त्म हुई जी, उसके बाद में कॉलेज लाइफ का एक आनंद लेने का शुरू से एक चाह थी, क्योंकि स्कूल में कहा जाता था, चाम था एक कि शुरू से कहा जाता है स्कूल के टीचरों द्वारा, घर वालों द्वारा, कि जो तुम स्कूल में नहीं कर रहे हो कॉलेज में जाके करना, अभी ये सब मस्ती मजाक मत करो।
तुम जितनी भी मस्ती करना है कॉलेज में करो, कॉलेज बने ही मस्ती के लिए जी। और हम लोग उसी हिसाब से एक चाम लेके 12वीं पास करी, 12th पास करी और फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकस में एडमिशन लिया, दाखिला लिया और मैंने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी। वहाँ सिविल इंजीनियरिंग करते करते मेरे कई ऐसे दोस्त बने, क्योंकि एक इंजीनियरिंग ही ऐसी फील्ड रहती है, डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग, जहाँ पे अनेकों शहरों से लोग आके एक कॉलेज में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उस कारण से हम लोग छात्र राजनीति में भी जुड़े। छात्र राजनीति में काम करते करते जो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन है उसमें काम करने का मौका मिला। उस कारण से कई दोस्त बने, कई आज हमारे साथी संगठन में पदाधिकारी हैं, छात्र संघ में काम करते हैं और कई ऐसे दोस्त हैं जो आज के समय में कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं खुद का बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। परंतु कभी भी हम लोगों की दोस्ती में या कॉलेज टाइम में हमारा ऐसा भाव नहीं आया कि ये राजनीतिक परिवार से है, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हमारी दोस्ती जो रही सभी दोस्तों की वो आज भी कायम है और हमेशा उसी प्रकार कायम रहेगी जिस प्रकार से हमारी दोस्ती हुई थी, एक आम व्यक्ति की तरह। तो छात्र राज और कॉलेज का टाइम तो एक अलग ही टाइम होता है, जिंदगी का एक अलग अनुभव आपको जानने को मिलता है। वहाँ एक एक्साइटमेंट होता है और उसको जीना हर कोई चाहता है। जी जी जी। और कई ऐसे अनुभव आपको मिलते हैं जो आप कभी भी बुक से या कहीं और से सुन के नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको खुद से वहाँ पे कॉलेज में जाके मिलेगा वो आपको खुद को ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा अंकित जी। लेकिन आपके व्यक्तित्व को देखो तो ऐसा लगता है आपकी जो बोलने की जो शैली है वाकई काफ़ी उम्दा कही जा सकती है। क्या आप आरएसएस की शाखाओं में गए हैं? किस तरह के संस्कार आपको मिले हैं? कितना लगाव रखते हैं संघ से? संघ से तो हमारा लगाव बचपन से रहा जी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी पूर्व में कहा कि हमारी पृष्ठभूमि ही राजनीतिक रही और भारतीय जनता पार्टी से हम काम करते आए हैं। तो बचपन से हमने एक नारा सुना था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और दूसरा सबसे बड़ा और मुख्य नारा जो अब भी हाल फिलहाल में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नारे को पूर्ण करके नींव रखी 5 अगस्त को, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुआ है जन्म राम का मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम तो हैं ही राम भक्त ना। बिल्कुल। जो राम भक्त होगा वो तो स्वयं ही शाखा संघ से प्रेम करेगा। बिल्कुल सही कहा। और एक अखंड भारत का निर्माण रखने की सोच रखने वाले संगठन से किसका लगाव नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा। तो बस वही चीज़ें हम लोगों के बचपन से मन में, दिमाग में, हमारे हृदय के हर कण में, कोने में रही। और हमने संघ की शाखाएं जाना मैं बाल्यपन से शुरू कर दी थी। मैं जब 13-14 साल का होऊंगा उस समय से फिर मैं धीरे धीरे संघ की शाखा जाना शुरू करी। पहले साप्ताहिक शाखा जाता था जो छात्रों के लिए लगती थी। उसके बाद में मैंने जो रोज सुबह शाखा लगती है, रूटीन शाखा जो रहती है, उसमें जाना शुरू करा। फिर धीरे से मैंने खुद की शाखा लगाना शुरू करी। बहुत बड़ी बात। शाखा लगाते मेरा परिचय कई हमारे पदाधिकारी संघ के बड़े प्रचारकों से हुआ। उन लोगों ने एक बार मुझे कहा कि तुम्हें प्राथमिक वर्ग करना चाहिए, तो मैंने प्राथमिक वर्ग करा। प्राथमिक वर्ग करने के बाद मैं संघ की शाखाओं में रोज़ाना जाता रहा जी। और फिर उसके बाद मैं संघ की शाखाओं के साथ साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि में आने का दौर आ गया। एक समय ऐसा आया कि लोगों की जनसेवा, लोगों की समस्याएं और बाकी जो भी मूलभूत सुविधा लोगों को पहुंचानी रहती थी, उन चीज़ों में मेरा रुझान ज़्यादा हो गया। तो मैं उस तरफ अपनी राह मोड़ने लगा। लेकिन कभी भी मैंने संघ और शाखा जाना नहीं छोड़ा। बिल्कुल सीखा। दायित्व की बात की जाए अंकित जी, तो आपको अभी तक कितने प्रकार के दायित्व अलग अलग सेगमेंट में मिले? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसके कई अनुवंशिक संगठन हो रहे हैं जिनमें आप समय समय पे अपने अपने दायित्व को पूर्ण करते देखे जाते हैं, आप जैसे युवा लोग। हम लोगों ने जो व्यक्तिगत, मैं मेरा बताता हूँ आपको, मैंने जो राजनीति करी वो सदैव ही पदमुक्त राजनीति करी। कभी भी यह सोच के राजनीति नहीं करी कि यार मुझे पद मिलेगा तभी मैं राजनीति, क्योंकि जन सेवा और मानव सेवा के लिए कभी भी आदमी को पद की नहीं, सिर्फ सोच की जरूरत होती है और हिम्मत की, विचार की जरूरत होती है। तो मैंने जो राजनीति करी वो सदैव ही पदमुक्त राजनीति करी। इसके बावजूद भी हमारे नेताओं को शायद ये लगा होगा, हमारे संगठन को ये लगा होगा कि ये कार्य करने की इसकी शैली है, ये कार्य कर सकता है। तो मुझे इसके पहले जो युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी थी उसमें कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया था। उसके साथ ही साथ नगर में भी मैं कई बार संगठनों के काम में लगा रहता हूँ। इधर जवाबदारियाँ मिलती रहती थी मुझे अनेकों प्रकार की। और
एक पद की लालसा मेरे मन में कभी रही जी। नहीं, ना कभी पहले थी, ना आज है और ना कभी होगी। मुझे जो भी संगठन दायित्व देगा मैं वो करता रहूँगा। इसके साथ साथ हम सामाजिक तौर पे भी बहुत सक्रिय रहे जी। तो मुझे कई बार सामाजिक पदाधिकारी बनाया गया है। यादव समाज के अनेकों संगठन के मैं पदाधिकारी हूँ जी। कहीं में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ, कहीं में नगर में पदाधिकारी हूँ, अनेकों अनेक संगठनों का मैं पदाधिकारी हूँ समाज के तौर पर। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो यात्राएं निकलती, खासतौर से बड़ा गणपति से लेकर गांधी हाल तक जो यात्रा निकलती, श्रमिक शिविर तक पहुंचती, उसके लगातार आप 4 बार संयोजक रहे और कहीं ना कहीं वो आपका परचम, आपका व्यक्तिगत जो कार्यशैली एक पूरे समाज में देखी। मैं तो उस बात से ज़्यादा अभिभूत हूँ आपके कहे से कि पद मुक्त राजनीति। एहसास ही नहीं होता है कि महज आप 25 साल के, ऐसा लगता है कि हम किसी 40 साल के उम्रदराज व्यक्ति से, जो कि बिल्कुल यूँ कहे कि वैरागी के भाव में व्यक्ति आ जाता है, उस तरह की बातें हो रही है और उसे सुनकर रोमांच लगता है। धार्मिक क्षेत्र में किस तरह का आपका पैठ है, किस तरह के आयोजन होते हैं आपके द्वारा? धार्मिक क्षेत्रों में हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं। बिल्कुल सही कहा। और हर देवता और हर देव का एक अलग पर्व अपन मनाने चाहें तो साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन ही हिंदू लोग अपना त्यौहार मना सकते हैं। काफी पर्व मनाए जाते हैं। परंतु मुख्य रूप से हम नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दिवाली और अनेक पर्व मनाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों के द्वारा जो रामनवमी होती है, जब राम भगवान का अपन कहते हैं कि जन्म हुआ था, उस दौरान हमारे द्वारा एक भव्य विशाल भागवत कथा बैठाई जाती है हर वर्ष। विगत 15 वर्षों से ये भागवत कथा बैठाई जा रही है मेरे और मेरे परिवार द्वारा जी। और एक ये अनूठा आयोजन होता है जी। इसमें हम लोग भागवत कथा, कई बार राम कथा और कई बार देवी भागवत भी कराते हैं। बिल्कुल सही। हर वर्ष अलग अलग बदल के। उसके साथ साथ ही जो चैत्र की नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि जिसे कहते हैं, मुख्य नवरात्रि जिसमें गरबे होते हैं, उसमें हम लोग माता जी बैठाते हैं और एक भव्य गरबे का आयोजन करते हैं। माँ शारदा गरबा मंडल के नाम से स्कीम नंबर 78 में एक भव्य आयोजन होता है। और माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे लोकप्रिय नेता और जो देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक अभी चुन के आए श्री रमेश मेंदोला जी, मेरे पूज्य पिताजी श्री मुन्नालाल यादव जी और आकाश विजयवर्गीय जी, युवा विधायक, हमारे इंदौर के सबसे युवा विधायक, उनके नेतृत्व में यह पूरा आयोजन करा जाता है जी। और इस आयोजन में तकरीबन 500 से ज़्यादा बालिकाएं गरबे करती हैं। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमें उन्हें कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं देना पड़ती है, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। वो बालिकाएं स्वयं हमारे पास आती हैं। वो निःशुल्क गरबा होता है, हम उसमें कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। स्वयं हमारे पास आती हैं, हमें कहती हैं कि हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बस आप गरबा कराओ, आप आयोजन कराओ, बाकी गरबा करने की जवाबदारी हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस प्रकार से हमारा धार्मिक अलग अलग काम है, समय की मर्यादा के चलते मैं आपको बीच बीच में रोकने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बातें बहुत हो गई, लेकिन पिछले दिनों जो आपने जो वर्कआउट किया है खासतौर से जन सेवा के मामले में, क्योंकि अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें हो जाए और उसके बाद में बात हो जाए सीधी लोगों की मदद की, तो एक मौका मिला था आप जैसे सेवा के कार्य करने वाले युवाओं के लिए, वो है कोविड का काल। जी। कोविड का काल हाल ही में चल भी रहा है और पिछले 4-5 महीनों में आपने जिस तरह से लोगों की ज़मीन पर उतर कर कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर मदद की, उसको किस तरह से लेते आज? हमने जो कोविड महामारी में काम करा, बिल्कुल हम इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मेरा व्यक्तिगत कार्य कुछ भी नहीं रहा, इसमें हमारी पूरी टीम सक्रिय रही जी। हमारे सभी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के जो ज़रूरतमंदों की मदद करना थी उस हिसाब से कार्य करा। तो उसके लिए जो उन्होंने काम करा, तो हमने एक स्लोगन रखा था कोविड में, नर सेवा ही नारायण सेवा। बहुत बढ़िया मूल मंत्र है, मूल मंत्र। इस मंत्र को आधारभूत करके हमने लोगों तक राशन और भोजन पहुंचाया। यह सभी कार्य हमने तकरीबन पूरे लॉकडाउन में करे। 50 दिन से ज़्यादा, शायद लॉकडाउन 70 दिन कुछ रहा होगा, तो हमने उसमें से 65 दिन तक 70 दिन ही करे होंगे हमने ये कार्य। उसमें हम लोगों द्वारा लोगों को कच्चा अनाज, सूखा अनाज, राशन जो दिया जाता था वो भी वितरित करा जाता था और उसके साथ साथ ही भोजन भी वितरित कराया जाता है। हम प्रत्येक दिन 300 परिवारों को सूखा अनाज देते थे और प्रत्येक दिन 5000 लोगों का
भोजन कराते थे, पैकेट बना के ये भोजन हम उन लोगों को भी देते थे जिनके वहाँ राशन जाता था और उनको भी जिन्होंने राशन नहीं लिया है। हमने एक सिद्धांत लिया था कि हमें पता है कि एक राशन का पैकेट व्यक्ति का अगर सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनाएगा, एक परिवार घर में है तो सभी लोग भोजन करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो वो 5 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। तो हमने उनसे ये निवेदन करा कि आप एक टाइम स्वयं से भोजन बनाएं और एक समय हम आपको भोजन देंगे, ताकि ये जो आपका राशन का पैकेट है ये 5 दिन के बदले में तकरीबन 10 दिन तो चले। बिल्कुल सही कहा। और इस मूल मंत्र को लेकर मेरी और मेरे साथियों की तकरीबन 50 से ज़्यादा युवा साथी मेरे साथ लगे रहे और उन्होंने ये पूरा भोजन व्यवस्था, राशन व्यवस्था जुटा कर हमारे दानदाताओं से, बाकी अन्य लोगों से सुविधाएं जुटाई और खुद भी उन्होंने मदद करी और लोगों तक पहुंचाया, घर घर पहुंचा के हमने ये राशन व्यवस्था कराई। कभी डर नहीं लगा कोविड में, जिस तरह से लोगों को लगातार संक्रमण फैल रहा है? आज की भी बात की जाए तो करीब 300 के आसपास का आंकड़ा हर दिन आ रहा है। आज भी आप उतना ही सक्रिय है क्या? कौन सी शक्ति है जो आपको इस तरह पूरी जीवटता के साथ में लोगों के बीच में पहुँचा रही है, जिस समय हर व्यक्ति जो है, कहा जाए कि हर लक्ष्मी पुत्र जो है अपने आप को बचा के केवल टेरिस पर ही टहल के नीचे उतर आता है? डर तो बहुत लगता था जी, क्योंकि शुरुआत में जब कोविड आया था जी, तो जहाँ देखो वहाँ महामारी का डर फैला हुआ था। हमारा भी परिवार है, घर में छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल सही कहा। पर घर परिवार को देखकर अगर व्यक्ति घर बैठ जाए तो उसके इतने सालों की मानव सेवा का, जन सेवा का कोई महत्व नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे समय में जब वाकई में लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप घर में रहो और लोगों के लिए करो ना, ये ऐसा हमारा ज़मीर गवारा नहीं देता था। बिल्कुल। और हमारे घर वालों ने ऐसे संस्कार भी हमें कभी नहीं दिए। ये हमारे परिवार के संस्कारों की ताकत थी। और जैसा हमने शुरू से देखते आए हैं, चाहे वो हमने श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को देखा हो, श्री रमेश मेंदोला जी को देखा हो, हमारे पूज्य पिताजी श्री मुन्नालाल यादव जी को देखा हो, इन्होंने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करा। इन्होंने शुरू से जन सेवा और जनता के लाभ के लिए कोई कार्य करा। बिल्कुल सही। तो इन सब चीज़ों को जो हमने बचपन से अनुभव करा, देखा, ये एक शक्ति बन गई। बिल्कुल सही। और हमने जो लोगों तक भोजन और सामग्री पहुंचाई, अन्य सामग्री भी पहुंचाई, तो उससे जो लोगों के मन में एक उत्साह आती थी, वो हमें एक ऊर्जा, सकारात्मकता प्रदान करने दुआएं जो मिल रही थी और आप लोगों को जो आशीर्वाद मिल रहा था, उनके चेहरे पर जो हल्की सी खुशी और कहीं ना कहीं उनकी आंखों का जो एक दर्द दिख रहा था, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को आप रोक नहीं पा रहे थे और लगातार कोविड काल में लोगों की सेवा, उन्हें जो ज़रूरत का सामान है पहुँचाने का कार्य करते आ रहे थे। आखिर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतने सकारात्मक भाव, कौन सा खेल खेलते हैं? किस तरह से खेल की दुनिया से आप जुड़े हुए, किस तरह के आयोजन कराते हैं खेलों को लेकर? मैं मुख्य रूप से बचपन से क्रिकेट खेलता आया हूँ। और मेरा इंटरेस्ट स्विमिंग में भी बहुत रहा है। मैं स्विमिंग और क्रिकेट शुरू से खेलता रहा। उसके साथ साथ ही आपको जैसा आपने कहा कि हमारे फादर एक पहलवान थे और हमारे चाचा भी पहलवान थे। बिल्कुल। तो हमने शुरू से फिटनेस के प्रति एक जागरूकता देखी परिवार में। हाँ, परिवार में एक माहौल देखा, जागरूकता देखी फिटनेस को लेके। और खेल को के प्रति हमारे पूरे परिवार का रुझान रहा। हमारे बड़े ब्रदर भी बहुत क्रिकेट के शौकीन रहे, तो खेल के प्रति रुझान रहा, माहौल था। इसी को देखते हुए वर्ष 2004 में एक अटल खेल परिसर का निर्माण किया गया था, जिसका शुभारंभ हुआ था। भव्य क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया। तो वो अटल, हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और हम सभी के लाडले नेता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमने वो खेल परिसर बनाया था। और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने अटल खेल महोत्सव का शुभारंभ करा था। एक कार्यक्रम का शुभारंभ करा आज से 4 वर्ष पूर्व, जब स्वर्गीय श्री अटल जी जीवित थे। पर उनकी याद में एक आयोजन किया जाता था कि वो लोगों के बीच में नहीं आ सकते हैं, कई एक बड़ी बीमारी से ग्रस्त थे, इस कारण से। तो धीरे धीरे हमने वो कार्य, जो खेल महोत्सव का शुभारंभ करा था, तो वो पहले खेल उत्सव हुआ करता था। अच्छा। आज वो खेल महोत्सव हो गया है। ओके। वो खेल उत्सव में हमने सिर्फ 2 गेमों की शुरुआत करी थी, 3 गेमों की। एक मैराथन होती थी, क्रिकेट होता था और वॉलीबॉल होता था। अब धीरे धीरे हर वर्ष उसमें वृद्धि होती गई। आज उस महोत्सव में तकरीबन 8 प्रकार के खेल खेले जाते हैं। देसी खेल, विदेशी खेल सभी। और वो जो खेल हैं उसमें पूरे मध्य प्रदेश रीजन के लोग आते हैं, हर वर्ग से। हम क्रिकेट भी कराते हैं, तो क्रिकेट में गर्ल्स क्रिकेट कराते हैं, वो भी डे नाइट मैच, जो कहीं नहीं होते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में वॉलीबॉल कराते हैं। वॉलीबॉल भी ऑफिशियल जो नॉर्म्स से खेला जाता है, नेशनल नॉर्म्स से, उसी हिसाब से कराते हैं।
साथ ही स्केटिंग कराते हैं, स्केट बोर्डिंग एक ऐसा गेम है जो पूरे इंडिया में सेंट्रल जोन में सिर्फ इंदौर में अटल खेल परिसर में सिखाया जाता है। पूरे वेस्ट जोन में कहीं पे भी वो खेल नहीं सिखाया जाता है। उसके साथ ही हम टाइकोंडो में कराते हैं। टाइकोंडो में तकरीबन 400 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक अकेले सिंगल गेम जो रहता है उसी में। फुटबॉल कराते हैं। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो आज के समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हम इसी प्रकार के कई और भी, बैडमिंटन है, ऐसे सभी गेमों का एक महोत्सव कराते हैं। और ख़ास बात ये रहती है कि इसमें हम किसी से भी कोई एंट्री फीस नहीं लेते हैं। ये जो महोत्सव रहता है ये हम सिर्फ और सिर्फ लोगों में खेल भावना को जागरूक करने के लिए करते हैं, खेलों के प्रति समर्पण बढ़े। और उसके साथ ही हम उसकी पहले जो बच्चे रहते हैं उन लोगों की एक परेड भी निकाली जाती है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैले कि देखो इतने बच्चे आज के समय में क्रिकेट और अनेकों खेलों से जुड़े हुए हैं। तो एक परेड निकाली जाती है। साथ ही साथ एक मैराथन क्लब भी हमारे वहाँ से चलता है और जिसमें मैं भी मेंबर हूँ। मैराथन रनिंग में मैं भी मेंबर हूँ, मैराथन में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। तो वहाँ मैराथन भी होती है जी। इस प्रकार से हम लोग शुरू से खेल से जुड़े रहे और हम तो आगे भी यही सोचते हैं कि चाहे ज़िंदगी का कोई भी मोड़ आए, कैसा भी सफ़र आए, लेकिन जो हमारे मन की खेल भावना है वो कभी भी हमारे मन से होना चाहिए। और आगे बढ़ाती है खेल भावना, साथ ही फैसले लेने की क्षमता, निर्णय करने की क्षमता भी कहीं खेलों से आती है। और हार जीत के मायने भी खत्म करता है खेल। आपके यदि गोल की बात की जाए तो किस तरह का गोल है आपके जीवन में, किस तरह का काम करना है? क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से आपने आपको मजबूत किया है वो तारीफ़ काबिल है। क्या गोल है आपका? मैंने राजनीति में जब से काम करना शुरू करा, पेट करी, अपना पैर जमाना शुरू करा, समाज सेवा में अपना पेट जमाना शुरू, कोई मेरा मकसद ऐसा व्यक्तिगत नहीं रहा कि मुझे इस पद पे जाना ही है, मुझे इस जगह पे नहीं पहुंचूंगा तो मैं नहीं कर। मैंने जैसा कहा, मैं पदमुक्त राजनीति में विश्वास करता हूँ। बिल्कुल। तो जो पदमुक्त राजनीति रहती है वो सदैव मानव सेवा के लिए ही राजनीति करी जाती है, जनता की सेवा के लिए ही। और सबसे बड़ी बात, हमारा ये मानना रहता है कि दुनिया में सबसे प्रथम आते माता पिता, माता पिता से बड़ा होता है धर्म, धर्म से बड़ा होता है प्रदेश, प्रदेश से बड़ा होता है देश। तो जो भी हमारे लिए मुख्य है वो है हमारे लिए देश। बिल्कुल। और देश के लिए मर मिटना, देश के लिए काम करना, यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारा मकसद है। एक बहुत सुंदर सा स्लोगन मेरे दिमाग में आता है जिसको हमने बहुत समय पहले सुना था और वही चीज़ मेरे दिमाग में शुरू से बैठी रही है जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके। तो यह जो स्लोगन भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा और उसकी कार्यशैली के द्वारा जो इस कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्लोगन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा तो मकसद एक ही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत विश्व का महागुरु बने और उसमें हमारा जो भी बड़े से बड़ा योगदान हो सके वो हम दे सकें। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश चला रहे हैं उस प्रकार से अगर देश चलता रहा तो वाकई में 370 धारा तो उन्होंने हटा दी है। अब पूरे देश में एक परचम एक निशान चल रहा है, एक प्रधान एक निशान जो कहा जाता था वो आज हो गया है। उसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व का महागुरु बनके महाभारत जो देश बनेगा। लोग महाभारत को एक अलग वे में लेते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है महाभारत बोलने का कि भारत से महान देश कोई नहीं होगा दुनिया में, विश्व गुरु बनाने के और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग दिया है तो हमारे लोकप्रिय विधायक, युवा विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय जी की संस्था द्वारा जो देव से महादेव संस्था है उसके द्वारा जो ओम नमः शिवाय जाप करे जाते हैं। मैं कई बार बीच में राह भटकने के युवा अवस्था रहती है कई बार व्यक्ति, तो उन्होंने जो जाप शुरू कराया और ओम नमः शिवाय उससे हमें जोड़ा कई मंत्र उच्चारण हम लोगों ने करना चालू करा। मैं आज भी कई बार मंत्र उच्चारण करता हूँ, दिन में एक बार तो कर ही लेता हूँ 108 बार मंत्र उच्चारण। उससे मुझे लाभ मिला और एक दिशा मिली कि मुझे कार्य करना है तो देश हित में कार्य करना है, प्रदेश हित में कार्य करना है, हमारे समाज के हित में कार्य करना है, जनता के हित में कार्य करना है और सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपनी ज़िंदगी में सारे कार्य करना है। बिल्कुल अंकित जी, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं आपको रोकने की
मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं हो रही, लेकिन बावजूद समय की मर्यादा के चलते मुझे रोकना पड़ रहा है, क्योंकि आप केवल इतनी छोटी सी आयु में, यूँ कहें कि केवल 25 साल, और आपका सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का यदि कार्यकाल की बात की जाए तो केवल 7 साल का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका 7 साल के भीतर ही भाग्योदय हो चुका है। अंकित जी, आपको रोकने की इच्छा तो नहीं होती, क्योंकि एक आप विचारवान व्यक्तित्व के रूप में बोले, और जितना बोले मैं सुनता रहा और लगातार सुनता रहा, मैं भी चुप रहा, क्योंकि एक बार बोलने का मौका सबको मिलना चाहिए। आप एक चिंतक की बतौर बोले, आपके दिलो दिमाग में जिस तरह से लोगों के लिए दर्द है, संवेदनशील आपका हृदय है, आप चाहते खूब काम करना। जिस तरह से आप पिछले 7 सालों से लगातार ज़मीन पर उतर कर काम कर रहे हो, और अपने आप को आपने कोविड का जो वैश्विक महामारी इस दौरान जो स्थापित किया है कि जन सेवा क्या होती है, जन सेवा का मूल मंत्र क्या होता है, आप यूँ ही आगे बढ़ते रहे, और ईश्वर आपके जो गोल है उन तक भी आपको जल्द से जल्द पहुँचाए। आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर का हिस्सा बने, एक योद्धा की तरह काम किया आपने। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।